नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर भर्ती का जो सिलेबस चेंज हुआ है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। लगभग पूरा नया सिलेबस आ चुका है और नया पैटर्न आ चुका है। अब क्या पैटर्न रहने वाला है, अब क्या पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें रहेगी, वो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जानी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ आउटपुट मिल पाएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न पहले क्या था और अभी क्या रहने वाला है, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये पहले भी इतने ही थे, अभी भी इतने हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 रहेगी, यानी कि एक 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला जाएगा। पिछली बार क्या मतलब, जनरली हर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इस एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और जब पहले जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग 45 प्रश्न आपके पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान के रहने वाले थे, लेकिन इस बार इनको मर्ज कर दिया है और इस बार जो टोटल 150 क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है कि 45 प्रश्न आपके पशुपालन से संबंधित रहेंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है, यानी कि इतने प्रश्न नहीं आएंगे। जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी पार्ट दे रखे हैं, यानी कि जो पहले पार्ट ए और पार्ट बी था, पार्ट ए और पार्ट बी जो थे उनको अब मर्ज कर दिया गया है। अब सबके मिला के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सारे पार्ट को बराबर बराबर वेटेज यहाँ पर लगभग मिलने वाला है। ठीक है, एक चेंज तो ये पहला चेंज कौन सा, कि पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया है, दोनों के मिला करके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ क्या बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और जो 40% मिनिमम आपको लाना रहेगा, 40% से नीचे अगर आप लेकर के आते हैं तो आप यहाँ से डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, अगर इससे नीचे आप लेकर के आते हैं तो। ठीक है, अब एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। सारा कुछ राजस्थान जीके का यहाँ पर रहने वाला है, तो राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ आपसे पूछी जाएगी। टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, जो भी जनरली राजस्थान ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स रहते हैं वो लगभग सारे आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री ऐसे रहने वाला है कि इसमें ओनली इतनी सी चीज़ लिखी है, ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, और लिखा हुआ है यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है, और ऐतिहासिक हस्तियां, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम यहाँ से क्लियरली ये समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको जो राजवंश हैं, अगर आप उनको छोड़ते हुए चलना चाहो तो चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर राजवंशों का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जो आपकी प्राचीन हिस्ट्री है उसको आप छोड़ करके चल सकते हैं, और जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको भी आप छोड़ करके, मध्यकालीन जो राजवंश वाली हिस्ट्री है उसको आप छोड़ करके चल सकते हो। लेकिन आपको जो आधुनिक काल की हिस्ट्री है जिसके अंदर आपके सारे एकीकरण, देखिए ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है तो एकीकरण, प्रजामंडल, ये सारी चीज़ें, और इसके अंदर ऐतिहासिक हस्तियां दे रखी है। तो ऐतिहासिक हस्तियों में वो सारे जो प्रजामंडल आंदोलनों में जो भी हस्तियां थी उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राजनीतिक जागृति और राजनीतिक जो भी आंदोलन हुए थे उनमें एकीकरण में जो भी पार्टिसिपेशन जिन लोगों का रहा है, तो उनके बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। 4 5 5 7 क्वेश्चन वहाँ से आपके आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिडाइवल हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री, राजवंश वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप छोड़ करके चल सकते हो। तीसरी चीज, राजस्थान का कल्चर। कल्चर के जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं वो आप लेकर के आपको चलना ही है। राजस्थान हिस्ट्री के जो भी आपको क्लियरली लिखे हुए हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ करके चलिएगा। एक्स्ट्रा इनमें आपको नहीं जाना है। और एक चीज़ जो बार बार मेरे पास इसका क्वेश्चन आ रहा था कि राजस्थान पॉलिटी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो पिछली बार हम थोड़ा सा इसको लेकर के चल रहे थे क्योंकि सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ था, सामाजिक अध्ययन वहाँ पर लिखा हुआ था। तो राजस्थान पॉलिटी अब नहीं पूछी जाएगी आपसे, क्लियरली इसके अंदर कोई भी मेंशन नहीं है राजस्थान पॉलिटी का, तो राजस्थान पॉलिटी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है,
इसके बाद ये चीज़ें हो गई है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो साइंस पिछली बार बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था, सारी चीज़ें अनिश्चित थी कि क्या आ सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, कितना भी डेप्थ में एग्जामिनर जा सकता था। लेकिन इस बार बहुत ही क्लियरली, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट साइंस का सिलेबस रखा है। जिस लेवल का एग्ज़ाम है, लेवल 1 का एग्ज़ाम है, 10th इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, तो उसी लेवल के यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिए गए हैं। आप टॉपिक देखेंगे तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख, यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और नियम, मानव शरीर संरचना, अंग और मानव रोग, इसके अलावा आनुवंशिकी। ये वही टॉपिक है जो आपको 9th और 10th की साइंस की बुक में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि साइंस अब अगर आप अब कवर करना चाहो तो ये टॉपिक्स आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। 9th में, 10th में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। धातु अधातु ये चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएगी। हालांकि धातु अधातु यौगिकों का बहुत वाइड चीज़ें होती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने उसी लेवल से पढ़ना है, 9th 10th तक के लेवल से। ठीक है, तो ये चीज़ें साइंस अभी मुझे लगता है बहुत इजी आपके लिए रहने वाली है। अगर आप टॉपिक्स को साइंस को पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज देख करके चलेंगे, जो टॉपिक इसके अंदर आपको दे रखे हैं उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रॉपर सिलेबस वाइज चलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको नेशनल और राजस्थान दोनों ही देख करके चलने वाले मिलने वाले हैं। और दिसंबर में एग्जाम है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। अभी से मंथली देखना स्टार्ट कर दो तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथ्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स में जब आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आए, मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है, या फिर आपके सिलेबस में टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, या फिर आपको मैथ्स टफ लगती है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। ना ही टफ टॉपिक्स की साइड जाना है, या फिर बहुत भारी भरकम चीज़ों को लेकर के चलना है। आपने सिंपली जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको लेकर के चलना है, और वही बेसिक टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं इन साइंस के टॉपिक्स को देख करके और मैथ्स के टॉपिक्स को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करते हैं, अगर आप तैयार भी होते हैं कि हाँ भाई मैं ये मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप साइंस को, मैथ्स को भी कवर कर ले जाएंगे। मैथ्स में देखिए एलसीएम, एचसीएफ ये टॉपिक है। दूसरा आपका एवरेज टॉपिक है। तीसरा आप लेकर के चलेंगे तो आपका परसेंटेज है। चौथा आपका एसआई और सीआई है। आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात है। बस इतने से टॉपिक्स हैं, और बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, फिर भी मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैथ बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आप एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आप कर ले जाएंगे। इसको अब मत छोड़िएगा यार, क्योंकि ये एग्जामिनर ने बता दिया है कि मैं यहाँ से पूछने वाला हूँ, और बहुत ईजी ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। पशुपालन से संबंधित अगर हम बात करें, तो पिछली बार बहुत बड़े टॉपिक्स थे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स दे रखे थे पिछले सिलेबस में, और देना लाजमी भी था, क्योंकि 45 क्वेश्चंस पिछली बार पार्ट बी में पूछे जाने वाले थे। लेकिन इस बार क्या किया है, मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया यानी कि 150 क्वेश्चन सभी पार्ट से पूछे जाएंगे। वेटेज बराबर रहने वाला है लगभग सबका। इसलिए पशुपालन के मात्र 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो 4 में से मोटा मोटा आपको चीज़ें देखनी है। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, इसके अलावा पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, ये आधुनिक विश्व में चरवाहे और वन्य प्राणी, उनका जीवन संसाधन, ये चीज़ें आपको लेकर के चलने हैं। तो अब इसके क्वेश्चन हमें लगता है कि 45 क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से भी जाएंगे, तब भी 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25 के आसपास ही रहने वाले हैं। इसके भी अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए आपने, अब देखिए हम एक थोड़ा सा मोटा मोटी देखते हैं, तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हमसे पूछी जाने वाली है, और उसके आधार पर कितने क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड मिल सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, जिसके अंदर आपका ओनली मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर रहने वाला है। राजस्थान कल्चर,
करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स और इसके अलावा ये आपका पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, ये चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली हैं। तो इसके अंदर अब क्या-क्या क्वेश्चंस, कितना वेटेज किस चीज़ का रह सकता है, वो हम यहाँ पर देख करके चल रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कि हमने पशुपालन से 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर मान करके चल रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी लगभग आपको 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी के मुझे लगता है कि कम से कम 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20 से प्लस हो सकते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, ये आप तय मान करके चलिए, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री के भी आपको 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। और कल्चर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, 20 प्लस क्वेश्चन आपको कल्चर से देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी बचा हुआ आपको साइंस और मैथ्स से पूछा जा सकता है, क्योंकि साइंस और मैथ्स का एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बारी 150 क्वेश्चंस में से आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, कई बारी 10-12 क्वेश्चन तक रह जाते हैं। तो बचे हुए साइंस और मैथ्स आपको मिलने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी है, राजस्थान ज्योग्राफी हुई, कल्चर हुई, करंट अफेयर्स हुआ, जो अपना वेटेज हमेशा रख करके चलते हैं कि मुझे इसके इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन इतने पूछे ही जाने वाले हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से इनको लेकर काउंट करके चलते हैं तो 40, 60, 80, 90, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाएंगे, फिर भी 30 क्वेश्चन बचते हैं। तो कहीं ना कहीं और चीज़ों में वेरिएशन आ सकता है। आप ये मान करके चलिए कि पशुपालन के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। हिस्ट्री में मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, हिस्ट्री का जो वेटेज है यहीं तक कहीं ना कहीं सिमट जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हम वेरिएशन के लिए छोड़ते हैं कि और भी कहीं वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इतना मिनिमम पूछे जाएंगे, मिनिमम क्वेश्चंस। जैसे कि अब मैथ्स के 15 से कम मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे, साइंस के 15 से कम नहीं पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलिए कि अब हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर रहने वाला है। तो किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं सोच सकते कि अब इसका वेटेज कम रहेगा तो मैं थोड़ी तैयारी कम कर लूँ, ऐसा यहाँ पर अब हमें देखने को मिलने वाला नहीं है। लगभग हर चीज़ का वेटेज बराबर रहने वाला है। अगर हम एवरेज 20-20 क्वेश्चन भी लेकर के चलते हैं सातों चीज़ों के, तो 140 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो चीज़ें लगभग बराबर रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई एक के 18 पूछ लिए गए, एक के 25 पूछ लिए गए, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। अब सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी, और आप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लेकर के चलना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ को बात करने वाले हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एनिमल अटेंडेंट से रिलेटेड। तो चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।